ध्यान दीजिए, सल्तनत हो जाएगा। चूंकि अब क्या होगा, आज गुलाम वंश से लोधी वंश तक हम लोग एक बार पढ़ ली। अब जितना भी राजा रहे, महत्वपूर्ण कौन कौन डिपार्टमेंट कौन स्थापित किया, उस डिपार्टमेंट का संबंध किससे था, प्रशासन कौन कैसे कर रहे थे, कौन क्या राजत्व का सिद्धांत दिया, 2 घंटा लगेगा बांधने में। तो पूरा गुलाम से लेकर लोधी तक जो 2 घंटा बांधेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास हो। क्योंकि तुमको अभी देखो रफ याद है, तुमको हम कहेंगे कि बताओ जल्दी जल्दी। अब इसमें पहला दीवाने खैरात किससे संबंधित है, दान से, कौन गठित किया, फिरोज शाह तुगलक, एकदम ताजा है तो याद है। अब थोड़ा हमारे बैक गया, दीवाने अर्ज, तो दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग है, कौन गठन किया, बलवंत। तो देखो थोड़ा बैक गया, हमारे को तकलीफ पड़ गया। अब एकदम ताजा ताजा में रहे तो देखो एकदम तुरंत बना देगा। अब तुमको हम कहें कि दीवाने कोड़ी कृषि विभाग है, कौन गठित किया, मोहम्मद बिन तुगलक। तो जितना डिपार्टमेंट है ना, वो सारा डिपार्टमेंट चलेंगे हम लोग फिर एक साथ। तो खैर सुनिए, अभी आज का क्लास तो थोड़ा आसान और सरल है, इसको पहले आराम से निकल ले। ध्यान दो, पिछला क्लास आप लोग सुने थे एक इंपॉर्टेंट बात, और वह था कि सैयद वंश के तक जो भी रहे वो सभी तुर्क थे। और तुर्क हमने बताया था कि ऊपर के मध्य एशिया के निवासी को तुर्क कहते थे, और इनकी अपनी सभ्यता संस्कृति कल्चर अलग थे। वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान में जो देख रहे हो, इनको अफगान कहते, और अफगानों के कल्चर अलग थे। भारत में अभी तक अफगान नौकर चाकर बराहिल यही सब रहते थे, अफगान उच्च पद पर नहीं जाते, क्योंकि इनकी संख्या कम थी। जनरली दोनों मुस्लिम ही थे, लेकिन दोनों मुस्लिम के बावजूद भी दोनों के रहन सहन जो अलग थे। तो तुर्क राजा नहीं चाहता था कि अफगान मुस्लिमों को हम उच्च पद पर रखें, क्योंकि हो सकता है फिर अफगान की महत्वाकांक्षा बढ़ जाए और हम ही के लिए नुकसान हमारे लिए हो जाए। तो इसीलिए भारत में अभी तक अफगानों का कुछ नहीं। जो भी आप पढ़े, पहला गुलाम वंश तो तुर्क है पूरे के पूरे, खिलजी वंश जितना पढ़ा सब तुर्क है, तुगलक वंश जो भी पढ़े सब तुर्क है, सैयद वंश जो पढ़े सब तुर्क। और इसी सैयद में आपने देखा कि पहली बार एक उल्टा लक्षण हुआ कि एक सैयद का राजा है मुबारक शाह, और मुबारक शाह एक अफगान को कह रहा है कि मेरा बेटा है। अब बताओ, बाकी जगह अफगान नौकर है, छोटे व्यापारी है, बड़ा नहीं है, और ये एक ऐसा तुर्क है जो अफगान को अपने बेटा कहकर संबोधित किया। राजा किसी को अपना बेटा कहते तो बताओ उसका वैल्यू घटेगा कि बहुत बढ़ गया, बहुत हाई लेवल का वैल्यू होगा। और इसीलिए वह अफगान का नादी हम लोग देखे कि यहां पर वो तो उसके समय रहा, उसके बेटा हम लोग देखे कि फिर जो लास्ट में था आलम शाह, वो अपने वजीर से ही लड़ गया, हमीर खां। और हमीर खां जो वजीर है वो दिल्ली की सत्ता पर बैठ गए, और वही जब दिल्ली पर हमीर खां बैठा तो हम लोग देखे कि जो बदायूं भागा है वो कह रहा है कि हमारे पिता तुमको कितना मानते थे, उसको सबक सिखाओ। और पहली बार एक अफगान को दिल्ली की सत्ता में कंट्रोल करने का मौका मिला, और इसीलिए बहलोल लोदी ने हमीर खां को हरा के दिल्ली जीता। और दिल्ली जीतने के बाद यह नहीं सोच रहा कि हम राजा बनेंगे, बुला रहा है किसको, आलम शाह को कि आइए। लेकिन आलम शाह कह रहा है कि बहुत शत्रु मेरा दिल्ली में हो गया है, हम बदायूं ही ठीक। तो कई पहले राजा महाराजा इतना खाते पीते नशा में रहता था कि जहां है वही मस्त, राज करना रहेगा तब ना, उसको खाली है कि बस हमको खाना पीना नाच गान बस यही सब है, तो जहां है पहुंच गया, अरे यार संभालो तुम लोग, हम लोग देख लेते। तुमने देखा होगा आज भी जो एकदम पीने वाला व्यक्ति है वो कितना रहेगा तो बस उतने में राजा है, भरपेट पी लिया तो गांव के सबसे बड़ा सबसे ऊपर है, बस समझ रहा। तो इसीलिए वो उसी तरह के राजा बेचारे हमेशा रहते थे, तो उसको क्या क्षेत्र क्या साम्राज्य की चिंता नहीं रहती थी। और इसी में बहलोल लोदी ने एक नया लोदी वंश की स्थापना किया। अब ये देखो, पहला अफगान है जो भारत आया, और इसीलिए यहां पर 6 क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे, 6 क्वेश्चन का स्टेप समझना। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, भारत में तुर्क राज्य के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, बिहार में तुर्क राज्य के संस्थापक बख्तियार खिलजी। आपको बताया था कि बिहार में कौन होगा, बख्तियार खिलजी। बताओ भारत में अफगान राज्य के संस्थापक कौन होगा, बहलोल लोदी। बिहार में अफगान राज्य के संस्थापक, और जल्दी बताओ सोच के, बिहार में अफगान राज्य, अब शेरशाह सूरी अफगान है, लेकिन वो शेरशाह सूरी भी एक छोटे पद पर रहा था, क्लास होगा तो वो देखोगे वास्तविक वहां से आ जाएगा। और तब मेन चलेगा आपको पहला बिहार का अफगान राजा जो दिल्ली पर कब्जा किया, तो वो सिखाता है। बीपीएससी पिछले ही बार क्वेश्चन दे दिया कि बिहार में तुर्क राज्य का संस्थापक तो बख्तियार खिलजी था। तो ये सभी में आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण बात कि ये पहला तो लोदी वंश का संस्थापक है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों ने सुना कि यह जो देख रहे हैं यह भारत में अफगान राज्य का संस्थापक है। आपको क्वेश्चन पूछेगा भारत में पहला अफगान राजा कौन है, बहलोल लोदी। अब देखो अफगानों का कल्चर थोड़ा अलग है तुर्कों से। क्या अलग है, अफगानिस्तान में आज भी समानता थोड़ा ज्यादा है, अमीर हो गरीब हो वहां समानता थोड़ा ज्यादा रहते हैं। और इसी कारण बहलोल लोदी ने समानता के सिद्धांत पर शासन किया। कि समानता क्या होता है, राजा बनने के बाद भी ये कभी कुर्सी पर नहीं बैठा, दरबारियों के साथ नीचे ही चटाई लगा लेता था। ये देखो पहली बार ऐसा हो रहा है जो तुर्क लोग से नहीं होता। ये अफगानिस्तान में देखे हुए, अब सोचो तुमको कोई कहे राजा बन जाए और जितना लोग आवे तो कहे कि आइए हम नीचे बैठते हैं हम लोग सब साथ, तो इसका मतलब जो नीचे साथ में सरदार है वो अपने आप और महसूस करेगा कि राजा हमारे बहुत करीब। और इसीलिए आपसे क्वेश्चन आएगा कौन राजा है जो सरदारों के साथ नीचे ही बैठ जाया करता था, तो वो कौन है, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी को एक ही बात बहुत अखरती थी, क्या भारत में अफगान कम है, क्या तुर्क ज्यादा। और उसको लग रहा है कि हम अगर अफगान हेड बने तो ऊंचे पद पर अफगानों को बैठा है। तो इसने अफगानिस्तान तक आवाज पहुंचाया कि जो गरीबी से मुक्ति चाहते हो तुम्हारा भाई हेड बन गया है, पहुंचो। और इसीलिए इसके समय कहा जाता है कि अफगानी टिड्डे की तरह भारत आए, जैसे है ना उसी तरह झुंड के झुंड लोग बुढ़िया बिस्तर समेट के चल दिया कि चलो वहां जाएंगे तो गरीबी मिट जाएगा, कुछ नहीं होगा तो अफगानी देखेगा तो कुछ पद मिल ही जाएगा। और यहां से इसके समय भारत में अफगानों का संख्या बढ़ गई। एक बहलोल लोदी जो देख रहे हो यह इंपॉर्टेंट है, किसी ने एक नया सिक्का चलाया जिसका नाम बहलोल सिक्का। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ बहलोली सिक्का, तो नाम से ही क्लियर है कि बहलोल लोदी चलाया हो, और यह सिक्का आगे समय तक काफी चला है। अब बहलोल लोदी जिस समय है इसको अपना पहला बड़ा बेटा से पटरी नहीं, दूसरा से भी पटरी नहीं, तीसरा से पटरी है, और तीसरा का नाम क्या है, निजाम खां। तो इसको लू मार दिया, जब ड्यूटी में नहीं बेचारा राजपाट में है तो इसको लू मार दिया। तो इसको लगा कि हम बचेंगे नहीं, तो इसने अपने जीते जी ही उत्तराधिकार के लिए अपना घोषणा कर दिया कि हमारे बाद 2 बेटा के छोड़ दे रहा लोग, नालायक लोग हैं। तीसरा नंबर जो निजाम खां है, इसी निजाम खां को राजा बनाना। देखो जीते जी, इसलिए कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अब बताओ कोई राजा पहला दूसरा को छोड़ के तीसरा बेटा को हेड करे, तो बड़ा आश्चर्य। तो ये पा रहा था कि निजाम खां चला लेगा, और इसीलिए निजाम खां को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और इसकी मृत्यु हो गई लू लगने से। निजाम खां को अब राजा जब बनना है तो उसके दरबार में गुटबंदी चल रही। कई सरदार चाह रहे हैं कि निजाम खां राजा नहीं बने, कारण निजाम खां हिंदू मां का संतान है। अब बाकी सरदार जो मुस्लिम है वो कह रहा है कि पहला वाला ठीक है दूसरा भी ठीक है, वो लोग बन सकता है, ये हिंदू मां का संतान है, पता नहीं क्या करेगा। और इसीलिए इसको विश्वास दिलाना पड़ा कि हम एकदम शरीयत से चलेंगे, एकदम हम सब चीज सही करेंगे। क्योंकि तुमको पहले ही बताया कि बहुत टेंशन की बात है कि हिंदू मां का, यही जो देख रहे हो निजाम खां, यही राजा बना, अपना नाम बदल के सिकंदर लोदी।
ये सिकंदर लोदी का ही मेन नाम क्या है, मूल नाम निजाम खां। अब देखो बात पूछेगा तुमसे, सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या है, निजाम खां। ये बताओ बहलोल लोदी के कैमरे नंबर के पुत्र हैं, तीसरे नंबर, और यह भी हिंदू मां का संतान है, और हिंदू मां का नाम क्या है, जयबंद। तो आपको दो बात देखो, कई बार क्वेश्चन भी पूछा है निम्नलिखित में कौन हिंदू मां का संतान नहीं, कौन हिंदू मां का संतान है, इससे भी प्रश्न आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिनकी धार्मिक नीति बहुत कठोर हो, रफ समझ लेना कि हिंदू मां का संतान। क्या फिरोज शाह तुगलक हिंदू मां का संतान है? तो है। बताओ सिकंदर लोदी, तो ये भी है। अब इसीलिए आपको अब ये तो समझ में आ गया होगा कि जब हिंदू मां का संतान है तो राजा बनने के बाद क्या क्या करेगा, क्या हिंदू के पक्ष में बात करेगा कि विपक्ष में? विपक्ष में। और इसीलिए जब वो राजा बना तो इसकी धार्मिक नीति काफी कट्टरता के साथ है, कट्टर है अपने धर्म के प्रति। ये देख रहा है कि यूपी का जो क्षेत्र है मथुरा, यहाँ बहुत भीड़ लगता है मथुरा में कि कृष्ण जी है तो चलो स्नान करेंगे, कई लोग हमारा मन्नत है मुंडन करवाएंगे, यहीं हम लोग यमुना नदी में नहाएंगे। देखा कि मथुरा में पूरा भीड़ लगा हुआ है, किसी का भाई बाल छिलवाने के लिए कई लोग आए हुए, स्नान के लिए कई लोग आए, मंदिर के लिए आया हुआ है। तो सिकंदर लोदी ने मथुरा के सब मंदिर करवा दिए, जो है उसको सब तोड़ दो और मथुरा में स्नान करने पर रोक लगा दो, यमुना में कोई नहीं नहाएगा और किसी का मुंडन नहीं होगा, यहाँ ये सब कोई मन्नत नहीं बनाएगा, थोड़ा ठीक ठाक कर दी। ये ऐसा नहीं था कि केवल हिंदू धर्म ही किए, मुस्लिम लोग के लिए भी कहे कि जो मुहर्रम में ताजिया निकलता है वो अब नहीं निकलेगा। मुहर्रम में ताजिया समझते हो? मुहर्रम पर में तुम देखा होगा ऑर्केस्ट्रा के साथ या हसैन या हुसैन करके जुलूस जाते हो, तो ये कहता है कि जब हमारा वो गम का त्योहार है तो क्या जुलूस लेके चल रहा है, मजाक उड़ा रहा तुम इसका, बंद करो इसको। और इसलिए आपसे पूछेगा किस मुस्लिम शासक ने ताजिया जुलूस को बंद करवा दिया, तो वो कौन है, सिकंदर लोदी। ये ताजिया जुलूस को ही बंद करवा दिया। मुस्लिम महिलाओं को कहा कि कोई भी सूफी संत के मजार पर नहीं जाएंगे। अब कई सूफी संत है वहां पे महिलाएं भी पहुंचती थी, तो कहा कि सूफी संत के मजार पर महिला कोई नहीं जाएंगे। अब देखो इनकी कई अपनी अपनी नीति रही। ये भी उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर, वहां भी हमला करके फिर उस मूर्ति को भी क्षतिग्रस्त किए। तो मिला जुला के सिकंदर लोदी की धार्मिक नीति कट्टरता के साथ उसी प्रकार का है जैसा फिरोज शाह तुगलक का। अब जरा ध्यान दो, एक दो इंपॉर्टेंट बात। पहली बार फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि हम लोग इसमें याद होगा कि फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पे एक शहर स्थापित किया था यूपी में, कौन सा, आगरा। फिरोज शाह तुगलक, जल्दी बोलिए, जौनपुर, हिसार, इसे पढ़ाया था ना जी। तो जौनपुर की स्थापना किया था, लेकिन सुन लीजिए तुगलक के लास्ट होते होते वो फिर नियंत्रण से बाहर हो गया और इसीलिए सिकंदर लोदी ने फिर से जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। यानी जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में किसके समय मिलाया गया, सिकंदर लोदी के समय। दूसरा महत्वपूर्ण बात देखिए, इस सब शासक सिकंदर लोदी पहला राजा है जो दिमाग लगा रहा है। क्या? तो दिमाग ये लगा रहा है कि अगर हम दिल्ली रहते हैं तो बहादुरी नहीं है। क्यों बहादुरी नहीं है? क्योंकि राजपूत राजाओं से हमें खतरा ज्यादा है। अगर हम उन्हीं के नजदीक रहेंगे पूरा सेना लेके तो लोग शांत रहेगा, जरूरत होगा तो कार्रवाई भी करेंगे। और राजपूताना शासकों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इसने एक नया शहर बनाया यूपी में, और इस जगह का नाम क्या है, आगरा। देखिए आपको ध्यान रखना है कि 1504 में आगरा शहर की स्थापना किसने करवाया, सिकंदर लोदी। और इसी को 1506 में ये पहला व्यक्ति है जिसने राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया। राजधानी से 3 क्वेश्चन पूछते हैं। पहला बहुत इंपॉर्टेंट, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहां थी, लाहौर। देखो राजधानी से क्वेश्चन सब एक साथ जोड़ना है दिमाग में। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर। पहला राजा जिसने लाहौर से दिल्ली लाया, इल्तुतमिश। फिर सबका दिल्ली है। पहला राजा जो दिल्ली से आगरा लाया, सिकंदर लोदी। पहला राजा फिर जो आगरा से दिल्ली ले गया, चलिए बोलिए, तो शाहजहां। फिर मुगल काल आएगा, और मुगल काल में जब पूरा राजपूताना कंट्रोल में आ जाएगा, सब कब्जा हो जाएगा, तो फिर राजा कहेगा कि तब नीचे से कौन खतरा है? खतरा था तब ना नीचे राजधानी है, अब नीचे से क्या खतरा है, चलो ऊपर ही। और फिर से राजधानी दिल्ली, और दिल्ली में रहने के लिए बड़ा सा किला बनवाया, लाल किला। वो जो लाल किला देख रहे हो, तो कभी मत समझना कि लाल किला खाली दिल्ली में है, लाल किला आगरा में भी। ये मत समझना कि लाल किला केवल दिल्ली में, उसी तरह का किला आगरा में भी था जहां वो लोग रहते थे, और सेम फैशन का वहां भी बनाया। तो आपको अगर हम कहें कि आगरा के लाल किले में कैद हो गया तो नहीं कहना कि गलती बताया सर, लाल किला तो दिल्ली में, दोनों जगह। शाहजहां आगरा के किला में ही बेचारा कैद होकर मरा। तो अब यहाँ पर राजधानी फटाफट लास्ट बार, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर, लाहौर से दिल्ली, इल्तुतमिश, दिल्ली से आगरा, चलिए बोलिए, सिकंदर लोदी, और फिर आगरा से दिल्ली शाहजहां। तो ये फेज हम लोग का चलेगा यहाँ इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से सुनिए, अब सिकंदर लोदी के कुछ कारनामे को हम लोग जरा देखें। सिकंदर लोदी खुद विद्वान था, ये अपने कविता भी कर लेता था, और इसकी कविताएं एक पुस्तक में संकलित था जिसका नाम था गुलरुखी। बहुत अच्छा ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा, गुलरुखी में किसके कविताओं का संकलन था? तो सिकंदर लोदी, एक गुलरुखी एक पुस्तक का नाम, और इसमें सिकंदर लोदी की कविताएं थी। विद्वान भी था, और इसकी विद्वता से इसी से समझ सकते हो कि जमीन मापने के लिए पहले बांस वगैरह चलता था, और इसने एक नया पैमाना ही विकसित किया कि इसी से अब जमीन मपाएगा, और उसको गज ए सिकंदरी इसने कहा। गजे सिकंदरी सोचो इतना फेमस है कि आज भी गांव के आदमी गजे सिकंदरी जानता है। तुम लोग गजे सिकंदरी जानते हो, नाम सुने हो? नहीं, देखो लोग नहीं सुना। कराओ, अरे मुड़ी दो ना, हाँ कराओ, तुम्हारे बगल में इधर हाँ, मुड़ी धंधा नहीं करता। कभी सुना है गजे सिकंदरी का नाम? नहीं। महंगाई के जमाना में होता क्या है, ये सिकंदरी गायब, काय गज जमीन है, गज सुना है तुम लोग? गज सुना है ना, तो इसी का दिन था। बैठ जाओ, ये सिकंदरी खाली गायब हो गया और कुछ नहीं है। एक गज का जो नाम आप लोग सुने हो, गज का पहला बार पैमाना में डेवलपमेंट किसने किया? सिकंदर लोदी ने। उसके पहले गज करके इंडिया में नहीं था, और आज भी सोचो गांव में गज फेमस है, कितना गज जमीन। तो ये आपको ध्यान रखना है, गज सिकंदरी, इसका काफी इंपॉर्टेंट चीज हो गया। आयुर्वेदिक पुस्तक का भी इसने अनुवाद करवाया, तो अभी हम लोग चलेंगे सिकंदर लोदी के बाद। तब लास्ट हम लोग का कौन हो जाएगा? इब्राहिम लोदी। बस तीनों सुन ही लेना है, आज बेसिक लोदी हो जाएगा, तब मेन कल थोड़ा गहराई वाला प्रश्न होगा। पूरे सल्तनत को बंधन में 2 क्लास में बांधेंगे, सल्तनत कंप्लीट, तब खत्म हो जाएगा। तो लिख दीजिए जल्दी से, लोदी वंश नीचे लिख दीजिए, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी नीचे डैश लिख दीजिए। लोदी वंश का संस्थापक था, लोदी वंश का संस्थापक था, नीचे स्टार का लिख दीजिए। भारत में अफगान राज्य का संस्थापक, भारत में अफगान राज्य का संस्थापक बहलोल लोदी था। भारत में अफगान राज्य का संस्थापक बहलोल लोदी था। नीचे स्टार का लिख दीजिए। प्रमुख इतिहासकार अब्बास खां शेरवानी, यही कहा था टिड्डे की तरह, स्टेटमेंट इसी का। प्रमुख इतिहासकार अब्बास खां शेरवानी,
ने यह कहा था, अब्बास खान शेरवानी ने यह कहा था कि बहलोल लोदी के समय, बहलोल लोदी के समय अफगानी टिड्डे की तरह भारत आए, अफगानी टिड्डे की तरह भारत आए। नीचे अस्पताल का रास्ते देख लीजिए। बहलोल लोदी ने अपने दरबार में समानता का भाव रखा, समानता का भाव रखा, और वह दरबारियों के साथ नीचे ही बैठा करता था। नीचे मैंने नीचे चटाई बिछा के एकदम नीचे बिछा दिया। दरबारियों के साथ नीचे ही बैठा करता था। कहा कि चप्पल खोल कुर्सी पर सर, तुरंत बैठा दिया। चलिए, तो नीचे मतलब हो गया कुर्सी पर नहीं बैठना, नीचे डस्ट के लिए। इसने बहलोल सिक्का चलाया, इसने बहलोल सिक्का चलाया। नीचे बहलोली सिक्का जो है वो अकबर समय तक सिक्का चलते रहा, चांदी का है, और ये काफी लंबे समय तक चला, इसलिए सिक्का इसका इंपॉर्टेंट रहा। तो नीचे अस्पताल के रास्ते के लिए लू लगने के कारण, अरे लू ऑब्लिक लहर, गर्मी के दिन में लू नहीं सुना है, लहर चल रहा है, लू चल रहा है, वही लग गया था बेचारे को। लिख दीजिए, लू लगने के कारण। सब तो लगता है कोई दूसरा ग्रह का प्राणी है, पूछता लू मैंने सर, लगता है कोई दूसरे ग्रह से आया है। लू लगने के कारण बहलोल लोदी की मृत्यु हो गई। अब चल लिखते जाओ, बात मत बनाओ। लू लगने के कारण बहलोल लोदी की मृत्यु हो गई, और मरने से पूर्व उसने अपने तीसरे बेटे निजाम को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। निजाम को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। चलिए, नीचे 2-3 लाइन के बाद छोड़ देना, कुछ पॉइंट्स वैसा रहे तो आ जाएगा। नीचे हेडिंग दीजिए सिकंदर लोदी। डैश लिख दीजिए। सिकंदर लोदी का मूल नाम बोलो क्या है? निजाम खां था। डॉक्टर साहब इधर भी है। लू लगने पर सर आम पका के खा लेता, बच जाता। सब इंजीनियर सब है, डॉक्टर सब इधर। सब तो बचा ही लेता, तुम था नहीं मैंने बहलोल लोदी के समय, इसलिए मर गया बेचारा। लिख दिया। हाँ, इसमें नीचे डैश लिखो, सिकंदर लोदी हिंदू मां का संतान था। सिकंदर लोदी हिंदू मां का संतान था। ब्रैकेट में कर लो, मां का नाम जयबंद। नीचे डबल स्टार लगा के डैश लिखिए, राजपूताना शासकों पर नियंत्रण के लिए इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए, डबल स्टार लगाओ, काफी इंपॉर्टेंट है। 1506 में सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया। अब देखो तुम लोग करना क्या होता है, जो समझ लो थोड़ा। चौथाई छोड़ के सभी बच्चे को लिखना है, कॉपी में चौथाई नहीं रहता तब भी छोड़ देना। फिर क्या करना है, घर में जाकर के इस पूरे पेज का जो सारांश है, जो तुम आगे तो ऑफिसर बनोगे, इसलिए तुमको संक्षेपण सिखाया जाता है कि कोई सेवा में श्रीमान पूरा एप्लीकेशन देगा, तो पूरे के बदले चौथाई में लिख दीजिए कि हाँ इसको ये चीज करना है, सिग्नेचर मार दीजिए। तो आपको करना क्या होता है, पूरे का जो सारांश है आप कोशिश करो कि दूसरे कलर के कलम से चौथाई में लिख दे। परीक्षा एकदम नजदीक तो खाली चौथाई पढ़ के जाए, परीक्षा में दूरी है, अभी आराम से रिवीजन करना है तो पूरा पढ़े। ये चौथाई तुम्हारा बताना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए पूरे का सारांश। जैसे अभी चौथाई में क्या करना होता है, जो सुनो, हमने बताया आगरा को राजधानी बनाया, अब दूसरे कलम से लिख दिया राजधानी परिवर्तन, और तब कहा कुतुबुद्दीन ऐबक, एकदम शॉर्ट में, और डैश लिखा लाहौर, पहली बार दिल्ली, इल्तुतमिश, दिल्ली से आगरा, जल्दी बोलिए, सिकंदर लोदी, आगरा से दिल्ली, तो बस इतना कर दिया तो राजधानी का हो गया। ऐसा फिर किसी का नहीं छोड़ा है, यहाँ पर डाल दी। चौथाई जो छोड़ा है ना, उसका फुल उपयोग करना। कई लड़ाई एकदम पूरे कोना से ऊपर ठकाता है, तो अभी तक कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखना कि चौथाई में हम लोग उसको यूज करेंगे, और तब फास्ट रिवीजन में आपका काम आएगा। चलिए नीचे लिख दीजिए, वो क्या पछता रहा है, वो हम छोड़े नहीं थे, कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखना, पछताओ मत। लिखिए नीचे अस्तार लाके रास्ते लिख दीजिए। नीचे लिखे सिकंदर लोदी ने भूमि मापने के लिए एक नया पैमाना गज ए सिकंदरी अंडरलाइन कर देगा, गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया। नीचे डबल स्टार लाके लिख दीजिए, सिकंदर लोदी ने इन्वर्टेड कॉमा में गुलरुखी नामक पुस्तक में
अपने कविताओं का संग्रह किया, अपने कविताओं का संग्रह किया, अपने कविताओं का संग्रह किया। किस भाषा में? तो इसमें सिर्फ एक ही भाषा चल रहा है, कौन सा? फारसी। इस समय सिर्फ भाषा जब भी रहेगा तो फारसी, चाहे वो फरहंगे सिकंदरी रहे चाहे गुलरुखी रहे। तो लिख दीजिए गुलरुखी। गुलरुखी को अंडरलाइन कर लिया, कभी भी इंपॉर्टेंट पूछे गुलरुखी तो समझना कि सिकंदर लोदी के कविताओं का संग्रह। नीचे डैश तक लिखिए, सिकंदर लोदी ने आयुर्वेद पर फारसी भाषा में फरहंगे सिकंदरी इन्वर्टेड कॉमा कर लेगा, फरहंगे सिकंदरी पुस्तक लिखा नहीं, लिखवाया, फरहंगे सिकंदरी पुस्तक लिखवाया कर लो। चलिए अब हम लोग यहां से चलेंगे, बताइए धार्मिक रूप से सहिष्णु था कि कट्टर? लिख दीजिए सिकंदर लोदी धार्मिक रूप से कट्टर था, सिकंदर लोदी धार्मिक रूप से कट्टर था, धार्मिक रूप से कट्टर था। नीचे टेस्ट नीचे लिख दीजिए, पहला नंबर देखिए, लिखिए उसने मथुरा में और ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट किया, मथुरा में और ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट किया, मथुरा में और ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट किया। नीचे टेस्ट लिख दीजिए, उसने मथुरा के यमुना नदी में स्नान पर, सेकंड नंबर देखिए, मथुरा के यमुना नदी में स्नान पर और मुंडन पर रोक लगाया, स्नान पर और मुंडन पर रोक लगाया, मुंडन पर रोक लगाया। तीसरा नंबर देखिए, लिख दीजिए उसने मुहर्रम पर्व के अवसर पर ताजिया पर रोक लगाया, ताजिया पर रोक लगाया। नेक्स्ट पॉइंट लिख दीजिए, उसने सूफी संत के मजार पर महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाया, महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाया। नीचे डैश तक लिख दीजिए, डैश तक लिख देना, सिकंदर लोदी ने जौनपुर को अपने साम्राज्य में मिलाया, जौनपुर को अपने साम्राज्य में मिलाया। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए, लास्ट इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है, क्योंकि यहीं से आगे के सेक्शन के लिए इब्राहिम लोदी खुलेगा और बढ़िया से केवल 5 मिनट समझोगे पहले इब्राहिम लोदी को, फिर लिखने का काम करेंगे। सुनिए जरा ध्यान से, देखो इब्राहिम लोदी के समय था क्या, स्थिति कुछ इस प्रकार थी। पंजाब तरफ से इसी का चचेरा भाई एक है जिसका नाम है दौलत खां, इसके भाई का नाम क्या है? दौलत खां। ये जो पूरे सेक्टर देख रहे हो यहां पर हेड कौन है? इब्राहिम लोदी, यूपी के जौनपुर तक। राजपुताना में इस समय मेवाड़ में प्रमुख राजा है राणा सांगा, राणा सांगा राजपूतों के मेन राजा है। और ध्यान दीजिए यहां पे इब्राहिम लोदी जब हेड बनता है, अब बढ़िया से कहानी पर प्रसंग पर ध्यान देना, तो इब्राहिम लोदी को लगता है कि हम तो पूरे अपने शासन को नियंत्रण में रखेंगे, राजपूत शासकों को भी हम कुछ जीतेंगे, कब्जा करेंगे। और इसीलिए इसका पहला संघर्ष राणा सांगा से ही होता है। और आपको ध्यान रखना है कि इसका 2 लड़ाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक खातोली का युद्ध और दूसरा बकरौल का युद्ध और तीसरा पानीपत का युद्ध। तीनों लड़ाई तुमको दिमाग में सेट करना है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि खातोली और बकरौल राजस्थान में है और पानीपत हरियाणा में। अब देखिए खातोली जो देख रहे हो, खातोली, ये तीनों का डेट एकदम ध्यान रखना है कि यह 1526, 1524 और 1518। ध्यान दीजिए, तो आपको ये मालूम चल गया खातोली कहां स्थित है? राजस्थान। बकरौल कहां है? राजस्थान। पानीपत हरियाणा। ये हुआ क्या, इब्राहिम लोदी जब हेड बना तो इसको लगा कि राजपूत शासन पर हम विजय कर सकते हैं, और इसी क्रम में वो राणा सांगा से खातोली के युद्ध में भिड़ गए। और पहली बार ऐसा हुआ कि इब्राहिम लोदी हार गया, राणा सांगा जीत गया, राणा सांगा का विजय हो गया। फिर क्या कंडीशन हुआ, बकरौल का युद्ध फिर 6 साल बाद हुआ और इसमें इब्राहिम लोदी जीत गया, राणा सांगा हार गया, रिवर्स चल गया। अब जब राणा सांगा हार गया तो इब्राहिम लोदी का थोड़ा मन बढ़ा हुआ, लेकिन अभी अधिकार क्षेत्र में नहीं किया, जीत केवल लिया। अब पंजाब में इसी के रिश्तेदार भाई में है दौलत खां हेड, और इस समय तुम देखोगे कि इधर से एक व्यक्ति है बाबर, ये लगातार उसके नाम चल रहा है कि भाई बाबर बड़ा मजबूत शासक। अब इंपॉर्टेंट बात थोड़ा समझना, बाबर का बहुत बढ़िया जब नाम चल रहा था तो उसी समय दौलत खां और राणा सांगा दोनों दूत भेजते। बाबर यहां नहीं आता, लेकिन दोनों स्पेशल राणा सांगा भेजा कि आइए थोड़ा दीजिए डोज इब्राहिम लोदी को, सोचा कि आएगा, इससे लड़ेगा, निकलेगा, हमको लाभ मिलेगा। और फिर दौलत खां भी सोच रहा है कि अगर उसको बुला लेंगे तो इसको थोड़ा पीट-पाट कर लेगा तो हमारे लिए अच्छा है, हमको थोड़ा क्षेत्र मिल जाएगा। और डबल आमंत्रण से बाबर बड़ा प्रसन्न है। और ऊर्जा किसको कहते हैं अभी तुमको समझ में आएगा बाबर का। अब इतने से समझ लो कि इब्राहिम लोदी से अच्छे लोग नहीं भिड़ रहे थे, 1 लाख सेना थी इसके पास, और बाबर बेचारा अपने जब कहानी पढ़ोगे तो कुछ सेना लेके चला है 20,000 वाला, और इसके पास तो उतना हाथी है। अब समझ ही रहो कि 20,000 सेना लेकर और इब्राहिम लोदी से लड़ेगा तो पहले से परिणाम पक्का है कि इसमें बाबर की हार होगी। और इसीलिए बाबर जब अटैक किया तो ये लड़ाई है हरियाणा के पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में दूसरा, और फिर हम लोग तीसरा पढ़ेंगे कब, तो मराठा जब पढ़ेंगे तब। तो अब जरा ध्यान दीजिए 1526 ईस्वी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हरियाणा में एक तरफ से बाबर की सेना और दूसरे तरफ से इब्राहिम लोदी की सेना, लेकिन बाबर में तुम एक स्पेशल चीज देखोगे, बाबर वंशज बड़ा भयंकर का, तैमूर लंग और चंगेज खां के वंशज, तो वंशज से मेरा नाम होता है। अब चलो किसी को कहे कि मोदी जी के वंशज, भले परदादा के चरदादा के कुछ लगे, लेकिन लेवल बहुत हाई हो जाए। उसी तरह से दोनों तरफ से, माता तरफ से भी वही हाई लेवल, अब पिता तरफ से भी उसी हाई लेवल में। और इसने एक नई पद्धति सीखा था, तुलगमा पद्धति। लड़ाई के लिए इसकी एक पद्धति थी तुलगमा। इस तुलगमा पद्धति में क्या होते थे, चारों तरफ से घेर के लड़ाई लड़ना।
अब सोचो पहले क्या था, इधर लड़ा इधर लड़ा, ये क्या किया, कम ही सेना रहे तो बस इसको ड्यूटी है कि तुम इधर से फैलो, तुम इधर से फैलो, इधर से आक्रमण करो, आगे से तोप वाली सेना रहेगी और इधर से धीरे धीरे फैल जो रहा घेर लेना, अब पीछे से आक्रमण करो। तो एक अलग पद्धति है और इसके पास सबसे बढ़ के जो बात थी वो था तोप। भारत में लड़ाई में अभी तक तोप का इतना यूज नहीं हुआ। ये पक्का था कि इब्राहिम लोदी जीत जाता क्योंकि इसके हाथी ज्यादा थे, लेकिन बाबर ने जो इस लड़ाई में तोपखाना का प्रयोग किया, उसके पास पड़ोगे तोपची इतने बढ़िया बढ़िया थे कि उस तोप से जब गोला की आवाज आ रहे थे तो इब्राहिम लोदी का हाथी अपने बिदक जा रहा था और अपने ही महावत को अपने ही मारना शुरू कर दिया और अपने ही सेना को मार रहा। कारण हाथी उतनी आवाज कभी सुने नहीं थी। तुम देखा होगा गांव की गाय अगर रहे कभी रोड पर नहीं आई है और गलती से अगर उसको रोड पर लाए कोई दिन, जब हॉर्न मारे तो मालिक को खींच के खेत में, देखा ऐसा ना। जो गांव में रोड नहीं है, एकदम देखना नेचुरल चीज है, जिस गांव में रोड नहीं है वहां अगर गाड़ी गई एक हॉर्न मारी तो भैंस साइड गाड़ी निकलेगी क्योंकि वो डर से भाग रही। और जिस गांव में एकदम रोड किनारे गांव है, डेली गाड़ी जा रहा है, तो वहां भैंस एकदम बैठल रहेगा, गाड़ी वाला हॉर्न मार रहा है, भैंस और गुना रहा है जाओ किनारे से, तो डेली तो यही करना। देखा है कंडीशन ना। तो अब यही बात है, अब तुमको बातें समझ में आ गई होगी। बात यही है, अब इब्राहिम लोदी हाथी लेके पहुंचा, हाथी उतना आवाज सुनाई नहीं था तोप का, और जब भी तोप का फायर करे हाथी भीतर जाके इतना आवाज कहां से आ रहा। अब नहीं हम महावत को मार दे, अपने सेना को मार दे, हाथी को बढ़ना था कि रिवर्स गियर बैक गियर मारे। और इस युद्ध की तुलगमा पद्धति और तोप के प्रयोग ने बाबर को भारत में स्थापित कर दिया, जो बाबर में डिटेल पढ़ोगे, और नए वंश की स्थापना होगी मुगल वंश। मुगल क्या हो गया, बाबर भी मुस्लिम था, सल्तनत नहीं है, क्योंकि बाबर पहला मुस्लिम है जो भारत आके कहेगा कि हम खलीफा उलीफा को नहीं जानते, हम खुद बादशाह। और बादशाह की उपाधि अभी तक किसी मुस्लिम ने धारण नहीं किया था। अभी तक जो तुम पढ़ा वो सारे मुस्लिम एक ही चीज कहते थे कि हम सुल्तान हैं, हम खलीफा के प्रतिनिधि हैं। बाबर और उसका बाल बच्चा पूरा खानदान कहा वो इस खलीफा, हम बादशाह हैं, हम कुछ नहीं जानते खलीफा को। इसीलिए मुस्लिम होते हुए भी इनको साइड करके मुगल काल में पढ़े। तो सल्तनत और मुगल का अंतर भी तुमको क्लियर हो गया होगा। खलीफा और खलीफा का नहीं मानना ये बेसिक डिफरेंस रहेगा। तो अब हम लोग देखें, तीन लड़ाई इब्राहिम लोदी के लिए इंपॉर्टेंट है और इब्राहिम का सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है वो सुनो। सबसे महत्वपूर्ण बात है, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला राजा है जो एक वीर सिपाही की तरह अंत तक युद्ध में लड़ते हुए शहीद हुआ। ये भी एक इंपॉर्टेंट, बाकी राजा हारने पर निकल गया है, दिन तुगलक जाते जाते रास्ते में पार लग गया है, लड़ते हुए अगर कोई मरा है तो वह इब्राहिम लोदी। इतना सेना है कि फॉर्म में लास्ट तक टिका है और युद्ध मैदान में ही मारा गया। इसलिए युद्ध मैदान की विगति की कभी भी बात होगी तो आंसर क्या होगा, इब्राहिम लोदी। तो इसमें इब्राहिम लोदी में बहुत सारे प्रश्न की आवश्यकता नहीं है। बिहार स्पेशल में तुम पढ़ोगे, दरिया खान रूहानी इसी के समय बिहार में स्वतंत्रता की घोषणा करता है, तो बिहार स्पेशल पार्ट में बिहार को हम लोग अलग से खींचेंगे, तो यहां से चलेगा। अभी मेन तीन लड़ाई, खातोली राजस्थान, बकरौल राजस्थान, पानीपत हरियाणा। खातोली की लड़ाई 18, हारा कौन, इब्राहिम लोदी। कौन हराया, राणा सांगा। बकरौल 24, हारा कौन, सांगा। कौन हराया, इब्राहिम लोदी। और पानीपत से सल्तनत का लास्ट हो गया, मुगल की शुरुआत हो गई। तो जल्दी से तीनों लिख दीजिए फटाफट। इब्राहिम लोदी, नीचे स्टार लाकर रास्ते लिख दो। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान तथा लोदी वंश का अंतिम राजा, लोदी वंश का अंतिम राजा इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का अंतिम राजा इब्राहिम लोदी था। नीचे स्टार लाकर रास्ते लिख दीजिए। 1518 ईस्वी में, 1518 ईस्वी में मेवाड़ के राजा राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच खातोली का युद्ध, खातोली का युद्ध बोलो, खातोली कहां है, राजस्थान, ब्रैकेट में राजस्थान कर सकते हो। खातोली का युद्ध ब्रैकेट में राजस्थान हुआ, खातोली का युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई, इब्राहिम लोदी की हार हुई। नीचे स्टार लाकर रास्ते लिख दीजिए। 1524 ईस्वी में, 1524 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच, बकरौल का युद्ध, ब्रैकेट में राजस्थान, बकरौल का युद्ध हुआ जिसमें राणा सांगा की हार हुई, चलिए नीचे स्टार लाकर रास्ते लिख दीजिए। 1526 ईस्वी में, पानीपत का प्रथम युद्ध, ब्रैकेट में हरियाणा, पानीपत के प्रथम युद्ध ब्रैकेट में हरियाणा में बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी की हार हुई। लिखे इब्राहिम लोदी की हार हुई। नीचे रास्ते लिख दो। इब्राहिम लोदी जल्दी बताइए, युद्ध मैदान में शहीद होने वाला, लिख दीजिए इब्राहिम लोदी। युद्ध मैदान में लड़ते हुए शहीद होने वाला, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था। चलिए नीचे डबल स्टार लाके हेडिंग दो, सल्तनत कालीन प्रशासन। यहां से अब पूरे निचोड़ चलेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा तुम्हारा। सल्तनत कालीन प्रशासन,
अभी क्लास का लेवल थोड़ा ऊपर जाएगा, पूरे का निचोड़ चलेगा, तो क्लास को बढ़िया से समझना, क्वेश्चन मेन वहीं से रहेगा तुम्हारा। तो अगले क्लास में आपको लगभग फाउंडेशन बंधन राउंड चलेगा, कल का क्लास हम लोग इससे आगे करेंगे, रूटीन कंटिन्यू है। 2 तारीख को आप लोग ध्यान दीजिए, 2 तारीख को आप लोगों को बाकी बच्चे को भी सभी को सूचना दे दोगे, ऐसे तो आपका उम्मीद है कि परसों अखबार में भी न्यूज रहेंगे आपका फ्रंट में। 2 तारीख को आप लोगों का यहाँ के जो ब्रांच, नया टोला जो ब्रांच है, 12 से 2 वहां पीटी का नया बैच शुरू होगा और 2 से 4 मेंस का। तो ये 12 से 2 और 2 से 4 नया टोला में आपका वहां पे ये सिस्टम शुरू हो जाएगा। और बाजार समिति में 2 तारीख को ही आपका यहाँ 2 से 4 और 4 से 6 ये नया सिस्टम शुरू होगा। 2 से 4 पीटी का एक प्रेस बैच प्रारंभ हो रहा है, और वो जो बच्चे प्रेस बैच के लिए है या जिनका 2-4-5 दिन में एडमिशन है उनको वहां कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक पूरे कंप्लीट 0 लेवल से बैच चलेगा। धीरे धीरे इनके टाइमिंग और ऊपर हो जाएगा, मेंस बैच जब खत्म हो जाएगा तो इनके टाइमिंग उम्मीद है कि 10 से लेकर 2 बजे तक चले, लंबा चलना होगा, जो लेट शुरू कर रहे हैं तो 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा आप लोग को, 2.5 घंटा 3 घंटा में निकलते चला जाएगा। 18 के बाद आप लोगों में मेन स्पीड ज्यादा आएगा, मेंस बैच खत्म के बाद, 18 के बाद मेंस खत्म तो आप लोगों में थोड़ा एक गियर फिर बढ़ जाएगा। दूसरा 4 से 6 आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, और 6वीं बीपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए मेंस के लिए फाउंडेशन बैच, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या सिलेबस होता है, कैसे क्या करेंगे, इस पर पूरी चर्चा 4 से 6 हो जाएंगे। और 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख ये 3 दिन ऑफर के साथ आपका नामांकन के लिए है। तो मान ले कोई बच्चे इच्छा है पहले ही तो एक ले सकते हैं, इच्छा है कि नहीं क्लास करके लेंगे तो 2 तारीख को आप क्लास आराम से कर सकते हैं।